डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी जो टीआरई 3 है और लगे यहाँ टीआरई 4 की तैयारी बेहतर दिशा और पूरे होशो हवास में चल रही होगी। और पेपर आपका बेहद नजदीक है, ज्यादा समय नहीं है। आज अगर 8 तारीख है तो 12 तारीख अमूमन मोटा मोटी आप मैक्सिमम 30 डेज मान लीजिए, 30 दिन का ही आपके पास वक्त है। और इसी समय ये समय आपके लिए बेहद कीमती है। एकदम इसको आप गोल्डन पीरियड समझिए, क्योंकि अगर आपको बीपीएससी में एक सीट सुरक्षित करना है तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप एक बेहद स्ट्रेटजी के साथ अपने प्रिपरेशन को अंतिम रूप दें। इसमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और जो आपके मॉडल पेपर है उसको सॉल्व कीजिए। और खासकर मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको जरूर सॉल्व कीजिए। एक दिन में एक बार जरूर देखें आप उसको 2 बार। उसी क्रम में आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 के लिए जो पॉलिटिकल साइंस पीजीटी का है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के लिए जो वर्ग 11 से 12 के लिए है, उसी के तहत आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। लगभग तमाम मॉडल पेपर, तमाम और जो राज्यों के क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस पीजीटी उसको सॉल्व किए हैं। और जो हम लोगों के जो 5 ऑप्शन वाले जो एमसीक्यू पीडीएफ है या मॉडल पेपर उसको भी सॉल्व कर चुके हैं लगभग 7। तो बहुत सारे हमने कंटेंट आपको अवेलेबल करा दिया, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और टॉपिक वाइज और थिंकर्स भी आपको मतलब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप बस आपको कंटेंट पढ़ना है, बस अंतिम धार देना। कहीं से भी आपको कंटेंट, हम ये नहीं करें केवल आप हमारे चैनल को पढ़िए, आपको कहीं से भी जो भी बेहतर लग रहा है आप पढ़िए। और लगे हाथ फिर जो जीएस का सेक्शन है उसको आपको नहीं छोड़ना है, उसको उदासीन नहीं बनाना है। रोज पढ़िए जीएस का कुछ ना कुछ, आप आधा घंटा 1 घंटा रोज समय दीजिए, ताकि आप एग्जाम से पहले जो सोचते हैं कि बस 2 दिन में अपना करंट अफेयर या जीएस देख लेंगे या साइंस, बिल्कुल नहीं पाता है। तो लगभग रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए ताकि आप क्वेश्चन पहाड़ ना हो, फिर आप डिमोरलाइज ना हो, नेगेटिव चीजें ये नहीं पढ़ेगा कि अंतिम दौर में इन सब चीजों से बचना चाहिए, ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे, आप पॉजिटिव रहे, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना बेटर परफॉर्मेंस दे सके। चलिए उसी क्रम में आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी 3.0 के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रैक्टिस नंबर 13 है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि ऑस्टिन के प्रभुता सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया उसने? जॉन ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता के सिद्धांत का या सॉवरेंटी के जो कंसेप्ट है किस पुस्तक में दिया? देखिए एक क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए प्रैक्टिस सेट का सॉल्व करने से ये फायदा होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट होते होते आपको याद हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, जो बेटर है उसको देखिए। तो जो जॉन ऑस्टिन है, संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत, कानूनी सिद्धांत का जो जनक है। वैसे जो संप्रभुता का के सिद्धांत का जो जनक है वो तो आपका बोधा है, ठीक। 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक है। और जो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस है, इसमें आपका जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है, कानूनी सिद्धांत की व्याख्या की है, एकलवादी सिद्धांत की व्याख्या की है। बोधा ने जिन कमियों को क्रमतः को छोड़ दिया था उन कमियों से मुक्त कर दिया इसको जॉन ऑस्टिन ने, ठीक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थक है? जो डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट है उसका समर्थक कौन है? तो यह देखिए बेंथम आपका उपयुक्तवाद का सिद्धांत जनक है, या जेएस मिल अंतिम उपयुक्तवादी है ये, ठीक। और ये व्यक्तिवादी नकारात्मक स्वतंत्रता का जनक और खासकर जो स्वतंत्र का प्रबल समर्थक हुआ। और ऑन लिबर्टी 1851 इसकी रचना है। और रही बात हॉब्स की, ये समझौतावादी विचारक है और व्यक्तिवाद के सिद्धांत का मूल इसी में पाया जाता है, ठीक। और इसने कहा कि जो सामाजिक समझौता है, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। इसकी पुस्तक हॉब्स डी ह्यूमाइन, ये तमाम पुस्तकें हैं, ठीक। ये आपको याद रखना। और कहता कि निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है, लेवियाथन जो इसकी पुस्तक है हॉब्स की और डी ह्यूमाइन, ये सब उसी। तो इस वजह से जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, चाहे कोई से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके जितने भी ऑप्शन है उससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो जो जेम्स प्रथम है आपके राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के समर्थक हैं, ठीक। इनके द्वारा कहा गया कि जो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि राजा है, इसलिए आप राजज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते और राजज्ञा का उल्लंघन करना पाप है और उसका परिणाम आपको मृत्यु दंड मिलेगा। ये था। चलिए
इतना होंगे। तो डायरेक्ट मैं अभी बता दे रहा हूँ, जो बेसिक क्वेश्चन है हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा सा डिस्कशन नहीं, जो कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें लगभग 80 एमसीक्यू से वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, थोड़ा और जो भी आपको किसी भी चीज की दिक्कत हो रही है या डाउट है किसी भी चीज में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक, जिसमें हम लोग 5 ऑप्शन वाले पीडीएफ और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा रहे हैं बेहद कम दामों में, एकदम अंडर बजट है, अंडर पॉकेट है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति का परंपरागत विचार किससे संबंधित है? तो राजनीति विज्ञान का जो परंपरावादी सिद्धांत है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, उसका कहना है कि राज और सरकार के अध्ययन तक सीमित है, जो उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया पावर, फिर और आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है या जो वोटिंग बिहेवियर है, जो इंस्टीट्यूशन है, ये सब उस पर ध्यान में आया। यानी व्यवहारवादी सिद्धांत और व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन, ये आधुनिक विचारधारा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कि राजनीति की विषय सामग्री है किसकी, कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, निम्नलिखित में से किसका विचार है? हु, गेट, व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ये पुस्तक भी है किसकी? तो ये पुस्तक है आपकी हेराल्ड लासवेल की पुस्तक है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, और ये कंसेप्ट भी उनका, तो ऑप्शन बी होगा, लासवेल। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीति के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम कौन सा है? तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो प्राचीनतम उपागम है वो है आपका फिलोसफिकल या दार्शनिक उपागम। ठीक, गोंदा ने 6 बुक कंसर्निंग, और उन्होंने पहली बार संप्रभुता की अवधारणा दी है। और सॉरी, जो आपका दार्शनिक उपागम संबंधित किससे, तो इसका जो जन्मदाता है प्लेटो, दर्शन प्लेटो, और इसकी आधार भी किसने रखा, सुकरात, लेकिन उसका दर्शन, राजनीतिक दर्शन का जो जनक है, पॉलिटिकल फिलोसफी का जनक है प्लेटो, और राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 6, लोक प्रभुसत्ता का निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादक है? लोक प्रभुसत्ता यानी पॉपुलर सॉवरेंटी की बात करने वाले या लोकप्रिय संप्रभुता की बात करने वाले कौन हुए? जीन जैक रूसो। उनकी फेमस पुस्तक कौन सी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, रियल विल और एक्चुअल और जनरल विल की बात करते हैं। साथ साथ एक इनकी पुस्तक है द माइल, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रभुसत्ता का सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन हुआ? पोंता हुआ। इतने निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? कौन सा इसमें से स्टेट नहीं है? याद रखिएगा, राज्य के पास वही होगा जिसके पास संप्रभुता हो, सॉवरेंटी हो। तो याद रखिएगा, इसमें से जो तिब्बत है उसके पास संप्रभुता नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी, ये राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि तिब्बती लोग अपने स्वतंत्र तथा राजनीतिक संघर्ष वर्ष 1950 से चलाते जा रहे, क्योंकि एक ये चीन का एक स्वायत्त शासित प्रांत के रूप में माना जाता है, और भारत ने स्वयं इसको कह दिया है कि जो तिब्बत है वो चीन का एक प्रांत है। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है? तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, उसका कौन सा तत्व नहीं है? तो याद रखिएगा, क्रांतिकारी परिवर्तन उसका तत्व नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद का ये हिस्सा नहीं, बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 9, यह कथन किसका है? आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। बेहद आसान सा प्रश्न है ये जो कथन है आपका कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और याद रखिए, उसकी जो 3 इतिहास की आर्थिक व्याख्या करता है उसमें 3 है, वो 5 चरण है। तो पांचों चरण में कौन कौन सा है? एक आदिम साम्यवाद है, फिर उसके बाद कृषि, और फिर उसके बाद सामंतवादी, फिर पूंजीवाद, फिर साम्यवाद की बात आती है। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्स ने वकालत की है। मार्क्स ने किसकी वकालत की है? वर्ग रहित समाज स्थापित करने की। ठीक, वर्ग रहित, या देखिए जो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करने की बात करता है। वर्ग रहित और राज्य रहित या समाज रहित समाज की स्थापना करता है कार्ल मार्क्स, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी घटना को समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? कौन सी घटना है?
तो घटना है आपकी 1917 की रूसी क्रांति, जो कि बोल्शेविक क्रांति के पश्चात हुई। और हाँ, बोल्शेविक क्रांति के पश्चात हुई थी। समाजवादी सरकार की प्रथम स्थापना थी और मतलब कि मार्क्स के सिद्धांतों का प्रयोग अब यहां से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, यह कथन किसका है कि समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार खोया है क्योंकि प्रत्येक ने इसको पहन रखा है। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाता है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जब पेपर देंगे तो उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा किसी भी स्टेट का हो। ये कथन है आपका सीईएम जोट का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किस पुस्तक में। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए। बार बार पूछा जाता है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत तो मार्क्स ने दिया, लेकिन अपनी किस रचना किस बुक में दिया। तो जो आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उसमें इसने दिया। ठीक, अब तक के वर्तमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, उसका इसी में एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रभुसत्ता का सबसे सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया है। कौन दिया? ये होंगे जॉन ऑस्टिन। जनक तो संप्रभुता के जनक का तब संप्रभुता के सिद्धांत का जनक जीन बोधा हुआ, लेकिन उसका व्यवस्थित अध्ययन करने वाले जॉन ऑस्टिन हुए। क्वेश्चन नंबर 15, यह कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक स्थान पर बंधनों से बंधा हुआ है, बंधन में है। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन अब आपके लिए बेहद आसान होगा क्योंकि जनरल क्वेश्चन है। ये कथन आपका जीन जैक रूसो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन दल रहित प्रजातंत्र में पार्टीलेस डेमोक्रेसी का समर्थन करता है। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करने वाले जेपी साहवत जयप्रकाश नारायण हुए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से बहु बहस मूलक प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता है। 17, बहस मूलक लोकतंत्र की डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की कौन सी विशेषता है। इसका राइट आंसर लोगों की प्रभावशाली सहभागिता, इसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका नाम अल्पतंत्र का लॉ नियम के साथ जुड़ा हुआ है, यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। रॉबर्ट मिशेल, मुस्का, सी राइटमैन है, हेराल्ड लास्की। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट मिशेल के द्वारा ये अल्पतंत्र के लॉ नियम का सिद्धांत दिया गया। उनका कहना है कि अधिकांश लोग स्वभाव से जड़, आलसी तथा दास प्रवृत्ति वाले होते हैं, अतः कैसा भी लोकतांत्रिक संगठन अंततोगत्वा उसका नियंत्रण कुछ खास लोगों के हाथों में ही केंद्रित हो जाता है, जो अपनी क्षमता, योग्यता, शक्ति तथा प्रभाव में विशिष्ट होते हैं। इसी को हम बोलते हैं इलीट या अभिजन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19, कि निम्न में से किसने जनमानस की अवधारणा दी है। जनमानस की अवधारणा किसने दी है। तो जनमानस मतलब इलीट कह सकते हैं आप, या मास भी कह, मास और इलीट दोनों अलग अलग है, लेकिन उसी मास में से जब कुछ विशेष अपनी क्षमता, योग्यता के अनुसार उनसे अलग हो जाते हैं, प्रभाव उनका विशेष प्रभाव होता है, तो उसी को बोलते हैं अभिजन। इसका सिद्धांत ये दिया गया रॉबर्ट मिशेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने प्रजातंत्र को भ्रष्टाचार, यांत्रिक राजनीति एवं गुंडावाद के साथ जोड़ा हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकतंत्र की आलोचना के रूप में ये प्रश्न है। ये कथन है C.W. मिल्स का, सी राइट मिल्स। ठीक, ये भी अभिजनवादी सिद्धांत से जुड़े हैं। जितने अभिजनवादी हैं वो लोकतंत्र के विरोधी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कि निम्न में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, हस्तक्षेप नीति और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। याद रखिएगा, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और इतिहास की भौतिक व्याख्या तीनों ही कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ है, लेकिन अहस्तक्षेप की नीति ये इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो सी राइट आंसर होगा। लेसेस फेयर का सिद्धांत इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, कि दबाव समूह किसकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। दबाव समूह याद रखिएगा किसी की भलाई के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ये हित समूह के एक प्रकार है। तो 22 का राइट आंसर होगा कि ये अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने सदस्य हितों की पूर्ति के लिए ही कार्य करते हैं, किसी भलाई के लिए कार्य नहीं करते हैं। तो सी राइट आंसर होगा, केवल अपने सदस्यों की
भलाई के लिए कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार नहीं है, कौन सा इसमें से सिविल राइट नहीं है, सिटीजन राइट नहीं है। तो 23 का क्या राइट आंसर होगा? तो सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार जो है आपका राजनीतिक अधिकार है, न कि नागरिक अधिकार है। इसमें जो स्वतंत्रता, समानता, भाषण का अधिकार, ये सब नागरिक अधिकार में आते हैं। तीनों ये आपके कौन से हैं? नागरिक अधिकार यानी कि सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार आपका जो है ये राजनीतिक अधिकार है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? अब देखिए वही प्रश्न घुमा के पूछ दिया गया आपसे। तो वेद के समक्ष समानता का अधिकार यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार नहीं है। बाकी तीनों मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है इसमें से? तो फ्रेडरिक विंसलाव टेलर, F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक या पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया? तो 1942 में करो या मरो का नारा श्री महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक, और ये जो इसी को बोलते हैं अगस्त मिशन या अगस्त प्रस्ताव के परिणाम के स्वरूप ये हुआ। ठीक, 8 अगस्त इसको जो भारत छोड़ो आंदोलन है 8 अगस्त को ये प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त अगले दिन की सुबह ही आधी रात से कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन से ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों में फूट कब पड़ी? यानी जो उग्रवादी थे उदारवादी उनमें विभाजन कब हुआ? तो सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ। ठीक, यहीं से उदारवादी और उग्र राष्ट्रीय के मध्य फूट पड़ी और दरार हुआ, दोनों अलग अलग हो गए सूरत अधिवेशन से। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन। नरमपंथी और गर्मपंथी 28 देखिए, संघवाद बल देता है। संघवाद किस पर बल देता है? तो राष्ट्र की एकता पर बल देता है। जो आपका फेडरलिज्म है ये आपने कहां से, संघात्मक शासन व्यवस्था जो कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से आप प्रेरित हैं। और जो यहाँ आपके वहां केंद्र और राज्य में और जो संघीय मामलों में केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं और क्योंकि उसके पास समवर्ती सूची का एक अधिकार केंद्र के पास है। लेकिन जब आप जाएंगे अमेरिकी संघवाद में तो समवर्ती सूची पर अधिकार बनाने जो अधिकार है उनका राज्यों के है। ठीक, उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 है, निम्नलिखित में से किसने जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। किसने दिलवाई? याद रखिएगा, स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। संविधान के प्रमुख होने के नाते उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को शपथ दिलाई, जबकि सी राजागोपालाचारी माउंटबेटन के बाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। भारत के नए संविधान के लागू होने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक, ये चीजें आप समझ लीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? और 1916 के अधिवेशन ऐतिहासिक क्यों? इसलिए कि लखनऊ जो आपका पैक्ट है, ये जो लखनऊ अधिवेशन है क्योंकि वो मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस और साथ ही जो कांग्रेस के जो दो धड़े सूरत अधिवेशन अलग हो गए थे वो दोनों एक साथ आके मिल गए। तो ये होगा इसकी अध्यक्षता श्री एस.सी. मुजुमदार के द्वारा किया गया। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्यारे साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अगर आपको
पेड पीडीएफ की आवश्यकता है। पेड पीडीएफ चाहते हैं, पेड पीडीएफ आपको प्राप्त हो। अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है, बेटर कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेहद कम कीमत में आपको टॉपिक वाइज और जितने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और मॉडल पेपर। खासकर सबसे बड़ी विशेषता, जो 5 प्रश्न हो वो जो बीपीएससी के पैटर्न पे जो मॉडल पेपर है वो भी आपको मिलेगा। डिफिकल्टी लेवल वही रहेगी, ठीक, कहीं भी आपको किसी अदर चैनल पर नहीं मिलेगा ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? तो स्वराज पार्टी से कौन संबंधित नहीं था, ये प्रश्न बार बार आता है आपसे। तो सी आर दास और पी आर दास और मोतीलाल नेहरू तीनों स्वराज पार्टी से संबंधित थे, लेकिन बी एस मुंजे संबंधित नहीं थे। तो आपका ये आंसर डी होगा, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी स्वराज पार्टी की? तो 1923 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? भारत परिषद अधिनियम 1861-92 ये आपको पता होना चाहिए, और साथ ही 1813-33 का भी चार्टर अधिनियम पता होना चाहिए, ठीक। तो 1935 के शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 की क्या विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा, इसने संघीय न्यायालय को समाप्त किया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि स्थापना में कदम बढ़ाया और बाकी इसमें सही है, ठीक। तो ये राइट आंसर होगा। थर्टी थ्री देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कि इनमें से कौन सी विशेषता 1947 की भारत शासन अधिनियम की नहीं है? भारत शासन अधिनियम 1947 की विशेषता नहीं है, कौन सी? तो 33 का राइट आंसर होगा। इसने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया, बिल्कुल नहीं, बल्कि आरंभ किया, ठीक। पहले से पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, फिर से गवर्नर जनरल इंडिया बन गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पास किया गया था क्या? जो चेम्सफोर्ड के, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के आधार पर, के रिपोर्ट के आधार पर कौन सा अधिनियम पास किया गया? याद रखिएगा, जो आपका भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 जो थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानी जाती थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 एक ही है, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विंसेंट डी बॉर्नी के द्वारा किया गया, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद किसी भी सदन में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो लोग याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में किया जाएगा, क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये जो आपका अनुच्छेद 63 में इसका प्रावधान है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये था कि काउंसिलों में प्रवेश करना, फिर असहयोग करना। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य इसमें से कथन जो है सही नहीं है? पढ़िए आप लोग। इसमें से जो सही कथन नहीं है वो है आपका कि वे कौन संघीय मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, सही है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। थर्टी, देखिए जो ये आपका प्रश्न है कि संघीय मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, जब तक प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना
वो नहीं कर सकता, स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन मुहर उसी की होती है। ये कथन तो सही है। और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आंसर जो दिया है बी, लेकिन प्रसाद पर्यंत तो रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक, लेकिन कब तक चाहेगा, जब तक कि प्रधानमंत्री वैसा करने को न कहे। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बी। ठीक, बाकी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य हैं जिन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की? तो याद रखिएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की। और सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में ही इसका पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था। ठीक, और इसी के जो नागौर जिला 1959 2 अक्टूबर 1959 गांधी जी की जयंती के दिन नागौर में इसका उद्घाटन हुआ। और ये इसके बाद जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज के रूप संवैधानिक इसने रूप ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक, जो आपका अनुच्छेद 79 है ये राज्यसभा से संबंधित है और उसमें संसद के बारे में कहा गया है। जैसे 79 संसद के बारे में इसका उल्लेख है। कहा जाता है कि भारत की एक संसद होगी, किसके अनुच्छेद 79 के अनुसार। अगला प्रश्न है 41, निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो 41 का राइट आंसर होगा कौन सा? तो भारत का राष्ट्रपति 5 साल की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है, सही है। वो अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप सकता है, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को भेजता है, वाइस प्रेसिडेंट को भेजता है। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट को अपना उपराष्ट्रपति भेजता है। वो उसको त्यागपत्र या महाभियोग लगाना है, तो अनुच्छेद 61 इम्पीचमेंट से संबंधित है। ये क्वेश्चन अपना गलत है, उचित नहीं है, बाकी सब सही है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, कि निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्यों के उच्च न्यायालयों का गठन, ये आपका राज्य की संघीय सूची में शामिल है, सही है। पुलिस राज्य सूची है, सही है। मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची में, सही है। और स्टॉक शेयर एक्सचेंज शेयर बाजार राज्य सूची में नहीं बल्कि इस संघ सूची में है, तो डी गलत हो जाता है, सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है? तो राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार में क्या शामिल नहीं है? तो याद रखिए, परामर्शी संबंधी क्षेत्राधिकार ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 143 के तहत प्राप्त है, न कि राज्य के उच्च न्यायालय को, तो डी सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माओ का नहीं है? माओ सेतुंग माओ जेडोंग का कथन नहीं है। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, उपजती है, ये आपका टीआई 2 का प्रश्न है। ठीक, ये सही है। कठोर परिश्रम के 3 वर्ष, खुशियों के 10,000 वर्ष, ये कथन भी आपका माओ जेडोंग का है। अणुबम वास्तविक शेर है, बिल्कुल नहीं, ये माओ का कथन नहीं है। वास्तविक टाइगर न कहकर इसको पेपर टाइगर की संज्ञा देता है वो। ठीक, और क्रांति एक रात्रि भोज आयोजन नहीं है, ये भी आपका माओ का कथन है, तो ये इसकी जगह सी राइट आंसर होगा, ये माओ का कथन नहीं है। अगला प्रश्न है 45, बजट पारित की निम्नलिखित अवस्थाओं का उचित क्रम क्या है? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। बजट पारित का चरण करना या किसी विधेयक को पारित होने की जो चरण है वो आपको भी पता होना चाहिए। ठीक, ये क्योंकि इस प्रश्न में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं और ठीक से पढ़ते भी नहीं है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा 45 का, सबसे पहले तो होता है आपका वित्त बिल लाया जाता है, फिर उसके बाद आता है आपका साधारण वाद विवाद, उस पर बहस होता है, फिर अनुदान मांगों पर मतदान होता है और फिर वो विनियोग बिल के रूप में पारित हो जाता है। तो चौथा लास्ट क्रम है और पहला आपका एक जो वित्त बिल है वो, तो आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, मीनोब्रुक प्रथम यानी फर्स्ट मीनोब्रुक सम्मेलन कब हुआ?
तो याद रखिएगा फर्स्ट निम्नब्रुक सम्मेलन आपका हुआ 1968 में, ठीक। और दूसरा निम्नब्रुक सम्मेलन ठीक इसके 20 साल बाद 88 में हुआ। तीसरा 2008 में, 20 साल बाद। 47 निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 47 कौन सम्मिलित है? धारा 17 छुआछूत का उन्मूलन सही है। आर्टिकल 17 सही है। आर्टिकल 21 जीवन व व्यक्तित्व की स्वतंत्रता की रक्षा सही है। धारा 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये आपका गलत है। ये 21(1) में शामिल है। 29 अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक रक्षा सही है। तो इसका सी राइट आंसर होगा, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वो कौन सा है? जो नहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी क्या है, सिद्धांत कौन सा है? तो उसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और ये सिद्धांत दिया गया मॉन्टेस्क्यू के द्वारा और उसकी फेमस पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किस साधन या तरीके द्वारा मंत्री का ध्यान जनहित विषय की तरफ दिलाया जाता है? किसके तहत? वो है आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में से किस समिति में सदन के दोनों सदनों के प्रतिनिधि नहीं आते हैं? निम्न में से किस समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि नहीं होते? कौन सी वो समिति है? यह है अनुमान समिति, एस्टिमेट कमेटी। चूंकि प्राक्कलन समिति संसद में सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजटीय अनुमानों की जांच करती है, ठीक। और जो आपकी अनुमान समिति है, एक जैसे जो लोकसभा का विशेषाधिकार, अतः इस समिति के सदस्य पूरी तरह से लोकसभा से लिए जाते हैं। जबकि संसद की अन्य महत्वपूर्ण समिति लोक लेखा समिति, क्योंकि सरकार के राजस्व व्यय की जांच करती है, अतः इसमें संसद के दोनों ही सदनों के सदस्य लिए जाते हैं। सार्वजनिक उद्यमों की समिति तथा अधीनस्थ व्यवस्थापन समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक। लेकिन अनुमान समिति में दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते हैं, केवल सरकार के मामले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने यह स्वीकार किया है कि राजनीतिज्ञों को लोक सेवकों और अपराधियों के मध्य संबंध है? किसने स्वीकार किया ये कि लोक सेवक और जो अपराधी राजनीतिज्ञ उनके बीच साठ गांठ है? 51 का राइट आंसर ऑप्शन है वोहरा समिति, ठीक। ये आपके 1993 में वोहरा समिति आई, जिसका काम था भ्रष्टाचार से संबंधित था, राजनीतिक भ्रष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 52 यह किसका कथन है कि साधन ही आखिर सब कुछ है, जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य होगा, साधन व साध्य के मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं है? गांधी जी का कोट है, तो डी राइट आंसर होगा। 53 देखिए कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन का प्रबंधकर्ता कौन है? यानी जो पंचायती राज है, यानी जो पंचायतों को चुनाव है, उसके निर्वाचन का प्रबंध कौन करता है? कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ठीक। राज्य का चुनाव आयोग, तो ये राइट आंसर होगा। 53 का राइट आंसर ये होगा। और किसमें? अनुच्छेद 243 के 1 की इसका पार्ट 1, ठीक, इसमें है इसकी व्याख्या। 54 सरकारी आयोग किसके संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो जो सरकारी आयोग आपका केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक। 1983 में इसकी स्थापना की गई और ये आपका 88 में रिपोर्ट दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 55 है किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। एक कोर्ट से गिर गई थी वाजपेयी जी की सरकार, ठीक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। और ये वाकया हुई 1999 में,
ठीक, उसके बाद फिर दोबारा आम चुनाव हुआ, फिर वो सत्ता में पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनी और पूर्ण बहुमत से नहीं लेकिन मिलीजुली सरकार बनी। इन्हीं के नेतृत्व, एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 56 बेहद महत्वपूर्ण है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये काम किया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा यह फैसला करता है कि कोई बिल धन बिल है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, ये इसका डिसीजन कौन करेगा? तो जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है, अनुच्छेद 110 या उससे संबंधित मामलों का बंद हो, उसकी व्याख्या वही करने का अधिकारी है कि वो संबंधित विधेयक जो है वित्त विधेयक है कि नहीं। तो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर ऑफ द लोकसभा या स्पीकर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है? कार्ल मार्क्स का कथन कौन सा नहीं है? राज्य का विलोप या लुप्त, राज्य मुरझा जाएगा, मार्क्स का कथन है। राज्य एक वर्गीय एवं राज्य समाज स्थापना होगा, सही है। पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है, ये सही है। और वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है, ये कथन इनका नहीं है। ठीक, तो डी राइट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स कथन डी नहीं है। फिर 59, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? जितनी क्या मतलब कि व्यक्ति की बुराई कर लीजिए वो सब किस पे लागू हो जाता है? तो हॉब्स। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है, विनती है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 60 है, एकात्मक शासन की विशेषता क्या है? एकात्मक शासन की विशेषता क्या है? तो कि सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। जो क्या मतलब कि एकात्मक राज्य है, यूनिटरी गवर्नमेंट, जैसा कि आपका चाइना हुआ या ब्रिटेन हुआ, ठीक, तो ये एकात्मक शासन की व्यवस्था की विशेषता है। तो उसमें क्या होता है कि जो सभी शक्तियां केंद्र को यानी केंद्र सरकार को प्राप्त होती हैं। और अगला प्रश्न 61, राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सुखी जीवन जीने के लिए विद्यमान है। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द हैं आपके, बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान सा है। इसमें अरस्तु महोदय है, उनका है। ठीक, बी राइट आंसर होगा, 61 का बी। क्वेश्चन नंबर 62, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन या मूल्यों का आधिकारिक विभाजन राजनीति की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? ये आपका डेविड स्टर्न का परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में से कौन न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? मॉडर्न इंडिया न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी, एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है, जो कि एक आयरिश महिला है और भारत में जो मतलब कि जो आपका CHS के आधार पर जो सेंट्रल हिंदू फॉर स्कूल की स्थापना की इन्हीं के द्वारा किया गया और जो होम रूल मूवमेंट है इन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया और साथ में तिलक ने भी शुरुआत किया। 64, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत किससे लिया था? तो मार्क्स ने अपना द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो है किससे ग्रहण किया? तो था आपके आदर्शवादी विचारक हेगल के द्वारा। तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 65, G8 देशों का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? G8 में कौन से देश में से G8 में शामिल है और इनमें से कौन सा देश G8 में शामिल नहीं है, ये बताना है आपको। तो जो आपका चीन है G8 में शामिल नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसने जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जॉन लॉक, रूट ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट, इनकी फेमस पुस्तक है और ये पहली बार लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की है और अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात की, सीमित सरकार की बात की, संविधानवाद की बात की और
जो पंथ निरपेक्षता है उसकी बात की। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो स्वराज पार्टी से संबंधित आपके कौन थे? मोतीलाल नेहरू इसके सचिव हुए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, भारत संवैधानिक सरकार का अभिप्राय क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का अर्थ क्या है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमित शासन या लिमिटेड गवर्नमेंट। संवैधानिक शासन की कसौटीपूर्ण ये विशेषता है। ठीक। 69 देखिए, निम्नलिखित में से सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन हुआ? टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल या एच.जे. लास्की। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक टी.एच. ग्रीन हुआ। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से यह विचार किसका है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 71, कि संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य के मुखिया के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बेहद महत्वपूर्ण और समझने वाला प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, इनमें में से किसने विकास के फंदे की बात की है? विकास के फंदे की बात किसने की? निम्न में से किसने विकास फंदे की बात की है? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक्स ने विकास फंदे की बात की है। अगला प्रश्न है 73, संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पद पर रह सकते हैं? संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक साथ रह सकते हैं, कब तक? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब तक विधान पालिका के निम्न सदन का विश्वास रहता है तब तक। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, लुसिन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के तत्व कौन कौन से हैं? लुसिन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के जो तत्व हैं वो हैं आपके समानता, समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण या विभेदीकरण। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 75, द्विसदनात्मक मुख्यतः विशेषता है किस व्यवस्था की? तो जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो आपकी जो संसदीय शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था या एकात्मक शासन व्यवस्था। तो जो द्विसदनात्मक विशेषता है किसकी? वो है संघात्मक शासन की। क्वेश्चन नंबर 76, संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही होती है, प्रत्यक्ष और निरंतर, अप्रत्यक्ष, कभी कभी केवल निम्न सदन की बैठकों के दौरान। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन है प्रत्यक्ष और निरंतर उनकी जवाबदेही होती है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है? 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित विधि, निश्चित अवधि तक ही ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, पूर्व नहीं और बाद में भी नहीं। तो साथियों, अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है जिसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, थ्योरी का अलग और कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल, जो आपकी इंटरनेशनल रिलेशन उसका अलग, पब्लिक एड का अलग, ठीक। और जो आपकी प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर है और जो सबसे बड़े जो 5 ऑप्शन वाले मॉडल पेपर हैं वो भी आपको अवेलेबल होंगे, ठीक। आप इसके लिए पेड पीडीएफ के लिए इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 77 निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है? तो उनका रहेगा कि निश्चित अवधि।
अगला प्रश्न 78 जोन ऑफ इंडिफरेंस की संकल्पना किससे संबंधित है? जोन ऑफ इंडिफरेंस की धारणा का प्रतिपादन चेस्टर बर्नार्ड ने प्रशासन में सत्ता की प्रकृति के विश्लेषण हेतु किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 78 का सी, अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 79 मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है उसके नौकरशाही सिद्धांत की? 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पद सोपान कार्य विभाजन पदोन्नति तो है, लेकिन शासक के प्रति वचनबद्धता नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है आपका कौन सा? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? तो राजनीतिक दलों का जो महत्वपूर्ण कार्य कौन सा इसमें से नहीं है? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना। बिल्कुल नहीं, ये राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, पीजीटी पोल साइंस के लिए, जो कि 11 से 12 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। तो आप लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।